नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज एसएससी सीजीएल के जो चल रहे थे उसी का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बौद्ध, जैन और भागवत और शैव धर्म से संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमने 27 क्वेश्चन पहले लेक्चर में कर लिए हैं, जो लगभग 9 मिनट का वीडियो है, जिसमें 27 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि जैन जो है दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है, तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विजेता। अगला क्वेश्चन है 29, जिसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए, बौद्ध धर्म में जो संघ था उसमें पहले प्रारंभिक समय में जो है महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन वैशाली में बुद्ध जी के जो शिष्य थे आनंद, इनके कहने पर महिलाओं को भी भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देने की अनुमति दी गई। और पहली जो महिला भिक्षुणी के रूप में शामिल हुई थी ना, वह बुद्ध की सौतेली माँ थी, मतलब कि उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से। सभी लोग जानते हो कि जो है धम्म पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक हैं जो बौद्ध धर्म की पुस्तक हैं। तो इसका सही आंसर बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। ठीक, इसमें पूछा गया था कि कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो जो अमात्य थे ना, उनको वह जो थे मंत्री या अधिकारी होते थे। ठीक, तो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत में जो है राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें जो अमात्य होते थे वह मंत्री या अधिकारी को कहते थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न संख्या 32 है। इसमें पूछा गया है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सभी लोग जानते हैं कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उस समय कलिंग को 2 भागों में विभाजित किया था। उत्तरी केंद्र या उत्तरी कलिंग का जो भाग था उसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी कलिंग की राजधानी जौगढ़ थी। इसी प्रकार आगे प्रश्न संख्या 33 है। इसमें पूछा गया कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 8वें वर्ष के दौरान या 8वें वर्ष के पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वें वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। ठीक है, इसमें सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त की। सेम रिपीट हो रहा है, 8वें वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया कि किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। अशोक। ठीक है, 8वें वर्ष में इसने कलिंग को जीता और इसने जो है धम्म की नीति को अपना लिया था। ठीक है, धम्म चूंकि धर्म ही होता है जिसको पाली भाषा में धम्म के रूप में चेंज हो जाता है। प्रश्न संख्या 35, इसमें पूछा गया कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो था ना वह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत से गया तो अपने जीते हुए प्रांत को सेल्यूकस निकेटर को देकर गया था, और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को एक युद्ध में पराजित किया था। और ना ही सिर्फ पराजित किया, बल्कि इसने उसकी पुत्री कार्नेलिया से शादी की। ठीक है, और उसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीस को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और कुछ प्रांत भी थे जैसे हेरात था, ठीक है, मकरान थे आदि, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने प्रदान किए थे। तो चलिए प्रश्न संख्या 36, इसमें देखते हैं कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो जो समाहर्ता होते थे ना, वे टैक्स का निर्धारण करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैक्स का निर्धारण करना। ठीक है, अब देखिए, जो मौर्य काल में जो प्रशासन होता था ना वह विभागों में विभाजित था। मुख्यतः 18 विभाग थे और विभाग को तीर्थ कहा जाता था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया कि कौटिल्य की, ये पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसे उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर होगा नंदों को। ठीक है, घनानंद को हराया था और नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा गया था। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, राइट आंसर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 39, इसमें गुजरात में जो झील का नाम बताना है जो वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय था जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर सुदर्शन झील होगा। ठीक, क्योंकि जो सुदर्शन झील है ना वह चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। और फिर आगे अशोक के जो महामाते थे ना दुशासन ने इसका पुनः निर्माण कराया। कुछ समय बाद स्कंदगुप्त ने भी इस पर एक बांध का निर्माण कराया। और जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन का, उसके द्वारा भी यह जानकारी मिलती है कि शक शासक रुद्रदामन, ठीक है, इस झील का पुनः निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40, ये जो मौर्योत्तर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो पुष्यमित्र है ना, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका नाम बताना। तो एक शुंग। ठीक, अब इससे 2-3 चीज फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। आप सभी जानते होंगे कनिष्क। ठीक, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना वह इसी के समय में हुई थी, प्रथम सदी ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कुछ देख लेते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ना
प्रथम बौद्ध संगीति वह 483 बीसी में राजगृह में हुआ था और इसका शासनकाल था अजातशत्रु हर्यकुंज से संबंधित है और अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई थी और स्थान था वैशाली और इसके जो शासक थे वे अशोक थे जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। सर्वकामी या सर्व कबीर शाह कबीर जो थे इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी पाटलिपुत्र में हुई और अशोक ने इसकी अध्यक्षता की थी और अशोक शासन काल था और अध्यक्षता इसकी मुगलीपुत्र ने किया था। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वह कश्मीर में हुई और कुषाण शासक कनिष्क ने कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्षता वासुमित्र और इसमें एक उपाध्यक्ष अशोकोस थे। ठीक, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 57 बीसी में आरंभ हुआ था। मालवा के एक शासक थे विक्रमादित्य, उन्हीं ने स्टार्ट किया था। मालवा के शासक विक्रमादित्य ने 57 बीसी में विक्रम संवत का प्रचलन किया था। इसी प्रकार जो शक संवत है 78 ईस्वी में कुषाण के शासक कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जबकि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखते हैं कि जो वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, क्योंकि सभी लोग जानते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी ना, उनका नाम था प्रभावती गुप्ता। इनकी जो शादी हुई थी वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। इस प्रकार जो वाकाटक वंश से वैवाहिक संबंध रखने वाले शासक का नाम था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। इसमें प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर का नाम बताना है। सभी लोग जानते होंगे कि जो अहिच्छत्र था यह पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 45 है। इसमें गुप्त शासकों ने कौन से टैक्स ये जुर्माना लगाया था उसका नाम बताना है। जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक या भुगतान को दिया जाता था उसको एक प्रकार से हल कर कहा जाता था, तो इसका नाम था हविल कर। ठीक है, हलिव कर, हलिव कर। ठीक, अब गुप्त काल में जो भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ था, जैसे क्षेत्र क्षेत्र जो है कृषि करने वाली भूमि को कहते थे। वास्तु जहाँ वास करने योग्य भूमि होता था। सारा कहते थे जहाँ पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। खिल ऐसी भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य ना हो, मतलब बंजर हो। खीर खीर कहते थे उसको, खिल। अब रहा तो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी जिसे कभी जोती ना गई हो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो गुप्तोत्तर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने। ठीक, ह्वेनसांग भारत की यात्रा हर्षवर्धन के समय में किया था। लगभग 16 वर्षों तक यह भारत में रहा था और उसके पश्चात इसका जो वृत्तांत था वह सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, सी यू की। ठीक, अगला प्रश्न है 47 जिसमें पूछा गया कि किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था? हर्षवर्धन। उसके पश्चात 48 क्वेश्चन नंबर है जिसमें इसमें पूछा गया कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी दूसरा जो लेख है वह कादम्बरी है। ठीक, कादम्बरी कहा जाता है कि जो कादम्बरी है वह दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो इनके भाई का नाम था राजवर्धन और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात राजा हर्षवर्धन शासक बने थे। हर्षवर्धन के पिता जो थे वह प्रभाकर वर्धन थे। उनकी मृत्यु के पश्चात इन्हीं के भाई राजवर्धन शासक बने और इनके बाद हर्षवर्धन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जो कि हर्षवर्धन। प्रश्न बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 इसमें पूछा गया कि चोल प्रशासन में फिर गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो वह सभा होती थी। ठीक, चोल शासनकाल में जो सभा होती थी ना वह मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई होती थी, मतलब उसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग उपस्थित होते थे। फिर प्रश्न संख्या जो है 52 है उसमें सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो इसका सही आंसर होगा चोल। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर जो थे ना वो प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे, वह राजा का नाम बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे कौन? राजशेखर। ठीक, राजशेखर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जैसे कि कर्पूर मंजरी हो गई, ठीक है, काव्य मीमांसा हो गई, बाल रामायण हो गई। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। इसमें पूछा गया किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो विक्रमशिला। ठीक, विक्रमशिला की स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, जो भागलपुर में स्थित है, आधुनिक बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में। आगे है प्रश्न संख्या 55। इसमें पूछा गया किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। ठीक, पहले इसे कामरूप कहा जाता था। प्रश्न संख्या 56 से पूछा गया है कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। तो यह प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। किसमें? राजपूतों में। ठीक, राजपूतों में प्रचलित थी। फिर प्रश्न संख्या 57 है। इसमें पूछा गया कि कौन जो है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो मिहिर भोज, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये एक महान शासकों में से एक हैं। ठीक, इनका संबंध प्रतिहार वंश से है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है। इसमें अरबों के आक्रमण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो महमूद गजनी ने किया था। ठीक, लगभग इससे उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। इसने लगभग 17 बार भारत पर अटैक किया था। ठीक, प्रश्न संख्या 59 है। इसमें पूछा गया है कि मौर्य स्तंभ जो शीर्ष है वह कहाँ पाया गया है? तो यह सारनाथ में पाया गया। ठीक, सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित है।
उसके बाद प्रश्न है 60, इसमें पूछा गया कि तीसरी सदी बीसी और 12वीं सदी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा सांची। ठीक है, सांची में जो बौद्ध स्तूप बने हैं वे अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है। क्योंकि दिलवाड़ा मंदिर में संगमरमर का प्रयोग हुआ है और इसका जो निर्माण है सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम ने कराया था। उनके मंत्री विमल शाह जो है वास्तुकार थे और तेजपाल ने संगमरमर को लगवाया था। ठीक, तो दिलवाड़ा मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि महाबलीपुरम जो है एक एकाश्मीय शैल मंदिर का उदाहरण है, इसका नाम क्या है। ठीक, महाबलीपुरम जो है एकाश्मीय शैल मतलब एक पत्थर से निर्मित रथ मंदिर के लिए फेमस है और इसमें जो है 5 पांडवों के रथ हैं, उनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी रथ। ठीक, इसमें इनका जो निर्माण करवाया गया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, फिर इसमें सबसे बड़ा जो रथ है ना, सबसे बड़ा जो रथ है उसका नाम है धर्मराज रथ और सबसे छोटा द्रौपदी रथ। ठीक, फिर अगला प्रश्न है 63, इसमें पूछा गया है कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक, यह मंदिर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाई गई थी। प्रश्न संख्या 64 है, इसमें पूछा गया कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और शमलेश्वरी मंदिर, ठीक है, सभी कहाँ स्थित हैं। तो जो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और शमलेश्वरी मंदिर है यह जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक, ओडिशा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 65, जिसमें पूछा गया कि महाबलीपुरम में जो 5 रथ हैं उनमें से 4 रथ धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल रथ हैं। 5वें रथ का नाम बताना। सभी लोग जानते हो कि द्रौपदी रथ, ठीक, जो कि ये सबसे छोटा था। ठीक, प्रश्न संख्या 66, इसमें पूछा कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर महाबलीपुरम होगा। ठीक है, इसको रथ मंदिर भी कहते हैं। 67, इसमें प्राचीन कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का उल्लेख है। इसमें रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा गया। तो प्लिनी ने, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। और भी पुस्तक और उसके नाम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि नेचुरल हिस्ट्री है, प्लिनी ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जियोग्राफिका जो है वह स्ट्रेबो ने लिखा है, जियोग्राफिका स्ट्रेबो ने लिखा है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक जो हैं अज्ञात हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा गया कि इंडिका, ठीक है, मौर्य राजवंश के शासनकाल के समय भारत का वर्णन करता है, किसने लिखा। तो मेगास्थनीज। ठीक है, 69, जिसमें पूछा गया कि पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में विभाजित है। भारतीय समाज को इंडिका में 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, चूंकि जो मेगास्थनीज था वह विदेशी था तो अपने वहाँ के प्रवेश के हिसाब से यहाँ के लोगों का विभाजन कर दिया। उसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया कि भारत में जो भारतनाट्यम की जो सैद्धांतिक नींव है वो किसने रखी थी। तो जो नाट्य जो कि भरत मुनि के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई नाट्य शास्त्र, ठीक है, इसी से भारत में जो भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव रखी गई। तो इसका सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 71 है, इसमें पूछा गया कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो ये कल्हड़ ने लिखी है। ठीक, और जो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 72, इसमें संस्कृत विद्वान पणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, इसका संबंध किससे है। तो अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। ठीक, आगे आगे का 73 है क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है। तो जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा है। ठीक, मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है। आगे का प्रश्न है संख्या 74, इसमें सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो ह्वेन ने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उसी का नाम था सी यू की। ठीक, ह्वेन हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, लगभग 16 वर्षों तक इन्होंने भारत की यात्रा पर रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जो प्राचीन भारत की चिकित्सा के क्षेत्र में एक अद्भुत पुस्तक मानी जाती है। ठीक, और वही ठीक उसके बाद प्रश्न संख्या 76, इसमें अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक, इसके लेखक हैं चाणक्य। ठीक, फिर इसमें और भी बात है कि अर्थशास्त्र पर जो है वह भट्ट स्वामी ने, ठीक है, प्रति दाम्पचिका नामक टीका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कटु सत्यता को दर्शाने वाला जो सामाजिक नाटक मृक्ष कटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। ठीक, शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक नाटक की रचना की थी। 78 में पूछा गया है कि अजंता जो गुप्त की चित्रकारी और मूर्ति कला का संबंध किससे है। तो जातक कथाएं से है। ठीक, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें पाई जाती हैं और इसी में जो है अजंता जो गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाएं, ठीक है, में इस जातक कथाओं के जो कथा है वो अंकित किए गए हैं। आगे प्रश्न है 79, इसमें पूछा गया कि वर्ण धर्म सूत्रों द्वारा जो निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार वर्ण कौन था। तो इसका आंसर होगा क्षत्रिय। ठीक है, प्रश्न संख्या 80, इसमें पूछा गया है कि जो 14वें दलाई लामा थे ना,
14वें दलाई लामा वे कहाँ रहते थे? तो वे धर्मशाला, भारत के धर्मशाला क्षेत्र में रहते थे। ठीक, तो इस प्रकार लगभग 80 प्रश्न थे जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज हैं जो टियर 1 और टियर 2 के हैं। ठीक, और एकदम लेटेस्ट में 2016 से 2023 तक जो टियर 1 टियर 2 में जो भी प्रश्न आए हमने कर लिए। तो आगे हम देखते हैं मेडिएवल हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं एसएससी सीजीएल में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मेडिएवल हिस्ट्री के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।